नमस्कार, जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 18वें लोकसभा के गठन के लिए 16 मार्च को पूरे देश में 7 चरणों में मतदान संपन्न होने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ सत्ता के गलियारे में सियासी हलचल बढ़ गई है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता का जनादेश जिसके साथ होगा, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। आज के जनादेश में हम बात करेंगे कि राजस्थान की जनता के मन में कौन बसता है, यहां की आवाम किन मुद्दों पर देगी वोट और क्या है राजस्थान के सियासी समीकरण, ये सभी हम आपको इस आज की जनादेश में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ले चलेंगे चूरू लोकसभा सीट पर और वहां बताएंगे क्या कुछ सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मेरे पीछे आप मैप देख पा रहे होंगे, ये चूरू लोकसभा सीट है और इस सीट के बारे में क्या कुछ समीकरण है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इस जो सीट है इसमें 8 विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी ये 8 सीट हैं, ये 8 सीट कौन कौन से पार्टियों के किस खाते में आती हैं, यहां से कौन विधायक, ये सभी मैं आपको बताना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से। नोहर जो सीट है ये भाजपा के खाते में और यहां से भाजपा के अमित चाचाड़ विधायक, और उसके साथ भादरा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर संजीव कुमार बेनीवाल कांग्रेस के विधायक हैं। सादुलपुर की तरफ अगर चलते हैं तो मनोज न्यांगली बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, और अगर तारानगर पर आते हैं तो तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के विधायक हैं। ये वही सीट है जहां से भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ को नरेंद्र बुढ़ानिया ने करारी शिकस्त दी थी। हम थोड़ा और आगे चलते हैं सरदार शहर की तरफ, तो यहां से अनिल शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं और चूरू से भाजपा के हरलाल सहारण भाजपा के विधायक हैं। जो आप इस तरीके से रतनगढ़ देख पा रहे हैं, रतनगढ़ में पुष्पाराम गोदारा कांग्रेस के विधायक हैं और सुजानगढ़ में जो है वो मनोज कुमार मेघवाल कांग्रेस के विधायक हैं। ये तो हो गई यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पर जिन 2 चरणों में मतदान होने उन सभी के सीट में आपको बताना चाहूंगा, उनके भी नाम बताऊंगा और आप ये तारीख और ये जो जगह है उनका आप नाम नोट कर सकते हैं। पहले चरण में जहां पर मतदान होना है वो है चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, करौली, धौलपुर। अगर मैं दूसरे चरण के बारे में आपको बताना चाहूं तो अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 13 जो लोकसभा सीट है दूसरे चरण में यहां पर मतदान होगा। जो चूरू लोकसभा सीट है इस पर दूरदर्शन की टीम ने वहां की आवाम से बात की। आवाम से बात करने के बाद में क्या कुछ वहां पर जो मुद्दे हैं, जो कुछ समीकरण हैं, उन पर बात की और उनसे उनकी राय जानी। हम सब कुछ आपको बताएंगे दूरदर्शन के द्वारा तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में। तो जल्दी से आइए देखते हैं हमारी ये चूरू लोकसभा सीट पर आधारित ये रिपोर्ट। राजस्थान में गेटवे ऑफ द थार डेजर्ट के नाम से मशहूर चूरू जिले में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे तो चूरू यहाँ की हवेलियों, भित्ति चित्र, वास्तुकला, प्राचीन किले और ताल छापर अभयारण्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी इसे अलग पहचान देती हैं। गर्मी के मौसम में जहाँ तापमान काफी ऊपर पहुंच जाता है, वहीं सर्दी में पारा जमाव बिंदु के पास आ जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में चूरू के अलावा हनुमानगढ़ जिले का कुछ हिस्सा भी आता है। अब बात यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की करें तो चूरू संसदीय सीट का स्वतंत्र रूप से गठन 1977 में हुआ था। अब तक यहाँ हुए 11 चुनावों में भाजपा ने 5 बार तो कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में इस सीट पर भाजपा के राहुल कसवा विजयी रहे। इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा और मजबूत मुकाबला है। भाजपा ने इस बार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया है। उनका कहना है कि वे जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं।
हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। उधर कांग्रेस ने भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी हुए राहुल कसवा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कसवा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वह भाजपा में रहते हुए 2 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल कसवा ने प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहा कि वह क्षेत्र के विकास का विजन लेकर चुनाव में आए हैं। हम फैसला करेंगे हमारे आने वाले कल का। हम इस विजन के साथ चल रहे हैं। विकास, व्यवहार, शालीनता के साथ हमने राजनीति करी है 10 साल की और कांग्रेस परिवार के मैं सभी गणमान्य सदस्यों का, सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस रूप में आपने हमारा मान सम्मान किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके भी मान सम्मान का मैं उतना ध्यान रखूंगा। सच्चाई, ईमानदारी से आप लोगों की सबकी सेवा करूंगा और आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। राजनीतिक हलचल के बीच निर्वाचन विभाग भी अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अब तक जितने वोटर्स हमने लिस्ट में डाले हैं वो लगभग 22,82,264 हैं और इसके लिए जो हमने बूथ बना रहे हैं वो 2117 है। ये पूरी चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बता रही हूँ, जिसमें हम नौर और बादरा को भी इंक्लूड करके बता रहे हैं। महिला बूथ जो पिछली बार हमने 8 बनाए थे, इस बार हमने उसकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी है और इसी तरह से दिव्यांग बूथ बनेंगे 1 और जो यूथ ओरिएंटेड यूथ बूथ जिनको बोल रहे थे वो भी लगभग 8 चूरू लोकसभा में कुल 22,07,828 मतदाता हैं। इनमें 11,53,840 पुरुष, 10,54,572 महिला, जबकि 16 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछली बार के मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो यहां 64.15% वोट डाले गए थे। अगर इस चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ सड़क, पानी और व्यापार उद्योग चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि चूरू में खारे पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके समाधान के लिए मीठे पानी की नहर लाई जाए। इसके अलावा व्यापारी वर्ग का कहना है कि चूरू में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। इसके साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए। चूरू लोकसभा क्षेत्र है वो औद्योगिक रूप से काफ़ी पीछे है और इस बार एक ऐसा सांसद यहाँ से चुना जाए जो यहाँ के व्यापार व्यवसाय को, उद्योग को एक नई ऊंचाई दे सके। नहर का वादा करके नहर लाए, किसानों को जो है बीमा राशि दिलवा सके, युवाओं को रोजगार दिलवा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य, पानी, बिजली और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। वो व्यापारियों की बात रखे, विकास कार्यों की बात रखे और हर वर्ग में वो और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ रहे। हमारी हर समस्या का वो निरंतर आगे आवाज़ उठाता रहे। चूरू जिले में और मुख्यतः चूरू शहर में पानी के निकासी की ड्रेनेज योजना की भी बहुत बड़ी अभाव है। यहाँ पर एक सीवरेज प्लांट ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को ये यहाँ पर जो गंदा पानी है उसकी सही ढंग से निकासी हो सके। वो नहर का पानी नहीं है, पीने के लिए भी खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, और नहर का पानी आ जाए और चूरू का विकास है वह बढ़ गए। ऐसा सांसद चुनना चाहेंगे ताकि चूरू की समस्या का हल कर सके। सड़कों की मरम्मत की समस्या है उनको सॉल्व करे तथा लोगों की जो मूलभूत समस्याओं के साथ साथ में रोजगार की जो डेवलपमेंट के जो साधन हैं वो चूरू में डेवलप करे। ऐसा सांसद हमारा होना चाहिए और इसी को तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो नई सरकार में जो है वो वोट देंगे। चूरू जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने इस बार भाजपा छोड़कर आए राहुल कसवा को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया पर दाव खेला है। विजय चौहान, दूरदर्शन, चूरू। तो अभी आपने देखा चूरू लोकसभा सीट पर जनता के मुद्दों पर आधारित विशेष रिपोर्ट, और अब अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान जिनसे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा ब्रजेश कुमार शर्मा सर से। ब्रजेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजस्थान की राजनीति में अपनी पैनी नजर रखते हैं, और इसके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं हम उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहेंगे। उनका नाम है संदीप माथुर। संदीप माथुर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके अलावा जो राजस्थान की राजनीति में अपनी नजर रखते हैं और
और अपना वक्तव्य देते हैं। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करेंगे और सबसे पहले ब्रजेश सर, हम आपके पास ही आना चाहेंगे और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से 1999 के बाद से जो चूरू लोकसभा सीट है वहां पर एक ही परिवार का दबदबा रहा है, कस्बा परिवार। अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो भी कस्बा परिवार से हैं, राहुल कस्बा जो उसके सांसद हैं। ये तिलिस्म क्या 2024 के चुनाव में टूटेगा या ये बरकरार रहेगा? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं कि इस बार का चुनाव बड़ा कठिन होने वाला है राहुल कस्बा के लिए। उसके दो कारण हैं। एक कारण कि जो बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो है देवेंद्र कुमार झांझड़िया। वो पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल इग्नोर करके देखा जा सकता है। राहुल कस्बा, ये बात सही है कि इस परिवार का दबदबा रहा है। राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा पिछले 4 लोकसभा चुनाव जीते, उसके बाद 2 बार राहुल कस्बा खुद चुनाव जीत चुके। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्बा का ही टिकट काट करके, और उनको लगा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न रहे। ये हो सकता है कि रीज़न बहुत से हैं, उसमें एक रीज़न हो सकता है लोकल पॉलिटिक्स, जो जिसको कहते हैं कि स्थानीय समस्याएं जो आ जाती हैं या राजनीतिक जो धड़ेबंदी हो जाती है, उसमें शायद उनका टिकट कटा हो। लेकिन राहुल कस्बा ने, आपको ये मैं स्पष्ट बताऊं कि जब इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से तो उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बाकायदा धन्यवाद दिया कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल। इसके बाद वो आए, तो अभी ये कहना कि राहुल कस्बा या इस परिवार का दबदबा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि राहुल कस्बा ने इस चुनाव में उतरने से पहले अपने लोगों से मिलकर के इलाके में समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, इस तरीके से जो अभी ब्रजेश सर बता रहे थे कि जो अभी राहुल कस्बा ने जो अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसमें लोगों का समर्थन प्राप्त करने के बाद में ये फैसला लिया और कांग्रेस में गए। आपको क्या लगता है कि भाजपा ने जो राहुल कस्बा का टिकट काटा है, क्या ये वास्तव में मास्टर स्ट्रोक रहेगा या फिर ये भविष्य के निहितार्थ में गलत फैसला साबित होगा? देखिए, भाजपा ने यदि राहुल कस्बा का टिकट काटा है या किसी भी तरह का कोई निर्णय किया है तो ये मास्टर स्ट्रोक समझ के ही लिया होगा। लेकिन जहाँ तक वहाँ की अंदरूनी राजनीति की बात है, उसको ध्यान में रख के राहुल कस्बा का टिकट काटा गया था। क्योंकि देखा जाए तो यदि हम रिपोर्ट कार्ड देखें राहुल कस्बा का, तो हम देखेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में जहाँ चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभाएं आती हैं और जिसमें से 5 जो है कांग्रेस के खाते में चली गई, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है हम उसकी जो जिम्मेदारी है बीजेपी ने शायद राहुल कस्बा को जो है उसका जिम्मेदार माना होगा और इस वजह से उनको चेंज किया होगा। संदीप सर, आपने जैसे बताया कि 5 जो विधानसभा सीटें वो कांग्रेस के पास है, तो अगर वो कांग्रेस में आ गए हैं तो 5 सीटों पर जो ये समीकरण बने वो तो अब तो उनके पक्ष में जाएंगे ना, अगर आप देखेंगे तो। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, क्योंकि अंदरूनी राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भितरघात। एक बहुत बड़ा शब्द होता है ये, हाँ लगने में बहुत छोटा होता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं जो टिकट चाह रहे थे, उनको छोड़ के यदि राहुल कस्बा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको राहुल कस्बा को उसका फ़ायदा मिले, कांग्रेस का फ़ायदा मिले, हो सकता है उनको नुकसान भी हो सकता है। तो देवेंद्र झाझड़िया है सर, आज ब्रजेश सर हम आपसे जानना चाहेंगे, देवेंद्र झाझड़िया की एक साफ छवि है, देश को 2 गोल्ड मेडल दिलाए है पैरा ओलंपिक में, उनके तरफ जो भी आप देखते हैं तो उनकी एक अच्छी छवि बनकर के आती है। क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं जी कि देवेंद्र झाझड़िया की इलाके में छवि बहुत अच्छी है, लेकिन केवल अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते जी। वहां जो वोट मिलेंगे वो प्रधानमंत्री के कहने पर वोट मिलेंगे। दूसरी बात, जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा काम करता है और दोनों ही एक ही कास्ट से होने की वजह से उनमें दिक्कत तो आएगी, वोट कटेंगे, लेकिन अगर प्रभाव किसका ज्यादा होगा ये देखने वाली बात होगी। अब देखना कैसे होगा, क्योंकि जाट राजनीति में क्या होता है कि बड़े घराने के साथ सारे जाट रहते हैं। और जाटों की बात जब बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जाटों की बात अगर बात हो रही है तो दो प्रत्याशी एक ही समाज से आ रहे हैं और अभी तक इस जो समाज था उस पर कस्बा परिवार का कब्जा रहा करता था, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया के आ जाने से ये 2 फाड़ होंगे इसमें और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कस्बा को मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जाटों में निश्चित रूप से डिवीजन होगा। उसका कारण ये है कि ये बात सही है कि जाटों में एक बात चली आती है कि बड़े जाट के साथ सारे जाट रहते हैं जी, लेकिन ये जो तिलिस्म है इस बार टूटा है। टूटा कैसे है कि राहुल कस्बा को
भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन जाते जाते भी वो अपनी जो बात कहना चाहते थे वो कह गए। उसका एक मैसेज लोगों में ये गया है कि ठीक है आप कांग्रेस में चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विरक्त हो गए जी। कांग्रेस में जाना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया गया, आपको टिकट लेना था, आपको चुनाव लड़ना था। बिल्कुल। लेकिन इस देवेंद्र झांझड़िया जहां तक है वो अभी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के सारे इलाके में घूमते रहे। पिछले, ऐसा नहीं है कि वो लोगों से नहीं मिल रहे, पिछले लगातार 1 साल से उन्होंने अपना संपर्क सब लोगों से बनाया हुआ है। और इलाके में जब संपर्क बनाने थे तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 भी या 2 भी सभाएं हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। संदीप जी, जिस तरीके से जो राहुल कसवा हैं, कांग्रेस का दामन उन्होंने थामने के तुरंत बाद उनको टिकट भी दे दिया गया। एक चीज जो बहुत जो इसमें गौर करने वाली बात है, पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो रफीक मंडेलिया उनके सामने खड़े हुए थे, लेकिन इस बार अब दोनों लोग एक साथ में है। पहले दुर्विरोधी थे, अब साथ में है। तो क्या लगता है कि रफीक मंडेलिया पूरे मन से राहुल कसवा का सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर जो जयचंदो वाली बात आ रही थी जो अभी तक कही जा रही थी भाजपा में, वो कांग्रेस में भी देखने को मिलेगी? देखिए अतीक जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा जी। ये चूरू जो सीट है वो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज पिछले 3 दशकों से बीजेपी का कब्जा है और लगातार जो कसवा परिवार है वो इस पर जीतता आ रहा है। लेकिन पहले देखा जाए तो जाट जो कम्युनिटी है वो कांग्रेस के साथ ही रही है। अब चूंकि दारिया एनकाउंटर के बाद में थोड़ा सा वहाँ परिवर्तन आया और परिवर्तन आने के बाद में जाट जो हैं वो बीजेपी के साथ हो गए हैं। उसको लेकर सारी चीज़ें, सारे परिवर्तन हुए और आप ये देखें कि करीब करीब 30 से 35% जो है जाट वहाँ कम्युनिटी वहाँ पर है, तो पूरे चुनाव को प्रभावित करती है। तो अब बात करते हैं हम रफीक मंडेलिया की। हाँ, ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस उनको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखिए जब मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया कि जब कोई नया नेता अचानक प्रकट हो जाता है और वो दावेदारी करता है और उसको टिकट मिल जाता है तो पुरानों को थोड़ा सा नाराज़गी तो होती है। और अब इस पे ये देखना पड़ेगा कि इस पूरी भीतरघात को या इस नाराज़गी को राहुल कसवा किस तरह से निपटते हैं, और इसी पे उनकी जीत जो है वो निर्भर करती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो लोकसभा है, लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। 8 विधानसभाओं में से अगर आप देखिए तो 5 कांग्रेस के पास है और इसके अलावा 2 भाजपा के पास है और 1 बसपा के पास है, यानी बसपा बहुजन समाज पार्टी। इसका भी काफ़ी कुछ दबदबा इस क्षेत्र में पाया जाता है। बहन जी इसकी नेता हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो समीकरण बनते हैं, इनका जो जुटाव होता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस वाले चुनाव में? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बसपा की जो स्थिति है जी, वो कमोबेश अब उतनी पावरफुल या उसकी ये कहना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं रह गई है। बसपा के बारे में राजस्थान में पहले भी आपने देखा होगा कि जब बसपा के विधायक चुन करके आए थे तो वो निश्चित रूप से अपने दलगत राजनीति से अलग हट करके उन्होंने काम किए थे सारे, उसका प्रभाव भी पड़ा। और इस बार भी वही स्थिति होगी कि बसपा अपने वोट अपने पास संभाल के रख पाए। मुझे इसका थोड़ा सा संशय इसलिए लगता है, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से अपना गेम प्लान किया है जी, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए दूसरी पार्टियों से वो बहुत आगे निकलना चाहती है। उसका कारण क्या है कि इन्होंने अभी एक सनातन जो संस्कृति वाली जो बात चलाई है उसमें सबको जोड़ने की बात कही है। उसमें चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, कोई भी हो, सबको जोड़ने का काम किया है। जी बिल्कुल। संदीप जी, अभी आप बात कर रहे थे जिस तरीके से जो राहुल कसवा का जो किला है लगभग ढहता हुआ नजर आ रहा है। आपका कहना है जिस तरीके से 2 फाड़ हो रहा है समाज में, तो जो आप ये नंबर गेम अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आ जाने से राहुल कसवा का कुछ तो फायदा इनको मिलेगा इन समीकरणों का। देखिए, मैं ब्रजेश जी की ही एक बात को बढ़ाना चाहता हूँ। आपने जो है बसपा वोटों की बात की जी, तो बसपा का जो मेन वोटर होता है वो अनुसूचित जाति का होता है जी, एससी जो है कैटेगरी का वोटर होता है। और आप देखें कि जहां 8 लाख जो है जाट मतदाता हैं, वहीं जो अनुसूचित जाति मतदाता हैं वो 6 लाख हैं। तो प्रभाव तो होता ही है। और आप देखें कि एससी मतदाता जो है वो शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि उनका किला ढहता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से एससी मतदाता जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ा है। और उसका जो है हम आंकड़े देखें पिछले साल के 2019 के चुनाव और 2014 के चुनाव देखें तो 2014 में जहां करीब करीब दूसरे नंबर पे बसपा चूरू में रही थी, वहीं इस बार 2019 के चुनाव में वो हजारों में वोट समट गए, वो तीसरे नंबर पे आ गई है। तो फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा सीधा फायदा होगा। ये टक्कर कांटे की बनती दिख रही है। संदीप जी, जो राष्ट्रीय अगर मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो उनके पास जो बड़े और अहम मुद्दे हैं उसमें 370 मुद्दा सबसे बड़ा है, और उसके अलावा राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो सीए अभी हाल फिलहाल में लागू किया गया है, इन सभी मुद्दों के सहारे भाजपा आगे बढ़ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किन मुद्दों के सहारे इस लोकसभा चुनावों में उतर रही है? जी संदीप जी। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जो है वो जो चुनाव होता है वो जातिवादी ज़्यादा होता है, मुद्दों पे ज़्यादा वहाँ चुनाव नहीं लड़ा जाता। लेकिन चूंकि ये मुद्दे जो सनातन का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, या 370 का मुद्दा है, या भी सीए का मुद्दा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दे बिल्कुल जो है मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। और जो भारत की तस्वीर देख रहे हैं लोग, या जिसके साथ वो देख रहे हैं कि भाई भविष्य उज्जवल है, तो वो मतदाता ये देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ फिलहाल जो है वो मुफीद रहेगा जाना। और ये सब चीज़ें जो दिख रही, क्योंकि कांग्रेस को इसका काउंटर के लिए उसके पास मुद्दे, बड़े मुद्दे नहीं हैं, और वो ना ही वो ज़मीनी हकीकत वो समझ पा रही है। क्योंकि यदि आपके पास मुद्दे नहीं होंगे, केवल वो विरोध कर रहे हैं, अब विरोध किस आधार पर कर रहे हैं वो मालूम नहीं है उनको। तो उनके नेता भी वो है, स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है चुनाव, हर चुनाव जो स्थानीय मुद्दे पर मुद्दे अहम होने वाले हैं। ब्रजेश जी, अगर मैं लोकल मुद्दों की अगर बात करता हूं तो जो बात निकल करके आती है, जो चूरू का क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र भी माना जाता है। पानी की अत्यधिक समस्या यहाँ पर हमेशा से बनी हुई है। आए दिन वहाँ के जो लोग हैं पानी की डिमांड करते रहते हैं। तो ऐसे में पानी का मुद्दा कितना कारगर होने वाला है? क्या इस मुद्दे पर जनता का वोट पड़ेगा या फिर इस पर कुछ चर्चाएं होंगी? देखिए, पानी के मुद्दे पर अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उन्होंने यमुना जल जो समझौता किया है उससे उस इलाके को पानी मिलेगा। अब मैं पानी के मामले में एक बात आपको, बहुत पुरानी बात बताता हूँ। सन 84 के अंदर यहाँ चंदनमल बैद एक नहर मंत्री हुआ करते थे, और तब इंदिरा गांधी नहर से चूरू को जोड़ने वाली बात चल रही थी कि जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त ये हुआ कि चूरू अगर नहीं जुड़ा तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अल्टीमेटली हुआ ये कि इंदिरा गांधी नहर का पानी चूरू आया, लेकिन उतना लाभ नहीं हो पाया जितना लाभ होना चाहिए था। पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। उसका कारण क्या है कि चूरू ऐसा इलाका है रेतीला, जहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, और उसके अलावा लोगों में पानी की इस कदर समस्या रहती थी कि काफी बेचैनी होती। हाँ, काफी बेचैनी होती। कैनाल बनाए जो अभी जो समझौता किया गया है, अगर मैं यमुना जल समझौते की बात करूं तो इससे इस क्षेत्र को या शेखावाटी क्षेत्र को कितना कुछ फायदा मिलेगा? खासकर अगर मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात चूरू लोकसभा चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए ही ज्यादा लाभ होगा इसका। यमुना जल का जब पानी आएगा तो ये सारे जो अभी जिस इलाके में पानी नहीं है या नहर नहीं है उस इलाके में पानी आएगा, और बेसिकली सबसे ज्यादा पेयजल की, जो पीने के पानी की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। और पीने के पानी की समस्या चूरू के इलाके की बहुत गंभीर समस्या है। बिल्कुल। अतीक जी, मैं एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर कि पीने के पानी की समस्या तो मोदी सरकार ने और भजनलाल सरकार ने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, और पीने की समस्या अब धीरे धीरे जो है हल होती जा रही है। लेकिन अभी भी चूरू के अंदर सिंचाई को लेकर बड़ी समस्या है। अभी आपने कहा कि कृषि प्रधान जो है वो इलाका है, तो अब आप देखें कि करीब करीब वहाँ 30 से 35% जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है, क्योंकि सिंचाई का पानी नहीं है। और इसका असर आप देखें चुनाव भी कितना बढ़ता है कि तारानगर की सीट जो है वो जो है बीजेपी के दिग्गज नेता इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर नहर बहुत बड़ा मुद्दा था। चूंकि वो कांग्रेस के प्रयासों से, कांग्रेस के नेताओं के प्रयासों से वहां नहर आई, इसलिए वहां कांग्रेस को जीत मिली। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। यदि वहां इस तरह की गंभीरता को इसको देखना पड़ेगा और प्रत्याशी को भी इस पर निर्णय करना और सरकारों का दावा है कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है पूरे राजस्थान में, चूरू क्षेत्र में, लेकिन फिर भी सड़कों की समस्याएं बरकरार हैं, आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा परिस्थिति में सड़कों की क्या स्थिति है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि
पूरे देश में, चूरू नहीं पूरे देश में सड़कों पे बहुत काम हुआ है जी। लेकिन ये जो बड़ा काम है वो काम हुआ है नेशनल हाईवेज का। इसका हम एग्जांपल देखें कि चूरू जो है, चूरू के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वो सभी जो है नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। तो कनेक्टिविटी की समस्या तो नहीं है। अब समस्या आती है अपने जो तहसील की कनेक्टिविटी है या गांव की कनेक्टिविटी है, तो उसको लेकर भी काम बहुत करना है। हालांकि सांसद कोष से या स्टेट पीडब्ल्यूडी से ये काम जो है वो काम होता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़रूरत है ढाणियों को जोड़ने की, गांव-गांव को जोड़ने की। तो सड़कों को अभी यदि हमें अच्छा जो है चूरू विकसित करना है, अच्छा जो है लोकसभा क्षेत्र विकसित करना है, तो उसके लिए सड़कें होना बहुत जरूरी है, अच्छी सड़कें होना। कनेक्टिविटी की एक बात और सामने आ रही है, अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो चूरू को दिल्ली से जोड़ने की एक कनेक्टिविटी की अक्सर मांग की जाती है। वहाँ की जो आवाम है वो अक्सर इस बात को लेकर के कहती रहती है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, या क्या पहले उठाए गए या फिर इस पर कोई चर्चा हुई अगर भविष्य में, तो आप बताएं। नहीं, इसके अंदर देखा जाए तो चूरू जो है, चूरू जो जिला है वो, जो चूरू शहर है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है पिछले 8-10 सालों के अंदर ट्रेनों की उसमें देखा जाए तो, क्योंकि पूरे देश भर से चूरू जुड़ा है। लेकिन इसके जो और लोकसभा और जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे नौर बादरा हनुमानगढ़ में चाहे है या सरदार शहर है या अपना तारानगर है, इनको ये अभी भी इनमें रेलवे सुविधाओं का जो है विकास बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली यदि हम दिल्ली से जुड़ते हैं, कोई भी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ता है, तो उसका विकास और उसका सुविधाएं बहुत जो है उनकी जनता को बहुत फायदा होता है। तो ये जो मांग चल रही है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए चल रही है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र को जोड़ा जाए, हर विधानसभा क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाए। ब्रजेश जी, एक जो व्यापारी वर्ग है उनकी अक्सर मांग रहती है कि जो यहाँ पर जो चूरू क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए, इसको लेकर व्यापारी आए दिन डिमांड करते हैं और जो है अपनी बात को रखते हैं। क्या लगता है आपको कि ये चीज़ जो ज़रूरतें हैं ये कैसे पूरी हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस क्षेत्र में उद्योग या बड़े उद्योग वो बिल्कुल नगण्य है। नगण्य मतलब वहाँ के लोग, आप देश भर में जितने लोग फैले हुए हैं, जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, लगभग उसी शेखावाटी परिवार, उसी शेखावाटी एरिया से निकले हुए हैं, उसी चूरू के आसपास के सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। लेकिन वो वहाँ कोई भी अपना उद्योग स्थापित नहीं कर पाए। उसकी वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो वहाँ नहीं है। बिल्कुल, आधारभूत सुविधाएं जब तक नहीं होंगी तब तक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को ही मिलकर के बैठ करके इसमें अपना निर्णय देना पड़ेगा और जो क्षेत्र का विकास तभी संभव हो पाएगा। संदीप माथुर जी, चूंकि हम लोग चूरू लोकसभा क्षेत्र के हर पहलू पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं और उसके अलावा जो वहाँ की क्या ज़रूरतें, उन सभी पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है तो हम आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या कुछ मुद्दे हावी होंगे और कौन वहां पर सियासी समीकरण का ताज पहनेगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि चूरू में मुद्दे आधारित नहीं, जो है जाति आधारित जो है चुनाव होता है जी। और ऑब्वियसली यदि जो भी एक जो है विशेष कौम जो है उसको लुभाने में यदि कामयाब रहती है, वो जीत का जो है वो सेहरा पहनेगा। बिल्कुल। ब्रजेश जी, अभी माथुर जी ने कौम की बात की है, लेकिन अगर वहाँ समीकरण देखिए तो वहाँ हर वर्ग के लोग हैं, तो वर्गों का अगर इस तरीके से वर्गीकरण किया जाएगा तो क्या लगता है आपको ये एक खेमाबंदी नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जैसे भी माथुर साहब ने कहा कि जातिगत आधार या जातिगत वोट मैटर करते हैं, लेकिन सारा इस बार जो जातिगत आधार ही रहे, ये इसकी संभावना बहुत कम लगती है। बिल्कुल। कारण क्या है कि दोनों एक ही जाति से आ गए तो वोटों का डिवीजन तो होगा। अब दूसरी जातियां कहां जाएंगी, किसके साथ जाएंगी जी, ये वो देखेंगी कि आगे उनको क्या दिखाई दे रहा है, भविष्य उनको किसमें नजर आ रहा है, आगे उनके साथ कौन खड़ा हो सकता है या वो किसके साथ जाने में उनको फायदा होगा। राजनीति में हमेशा जो वोट डालने वाला है वो ये देखता है कि मुझे कहां फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से ऐसा होता है, ऐसा चाहे छोटा फायदा देखे या दूर का फायदा देखे। वोटर बहुत सतर्क होता है, वोटर बहुत जागरूक होता है
मतदाता ये देख के चलता है कि मुझे किस खेमे में जाना है, किस खेमे में नहीं जाना। और आज का जो मतदाता है वो बहुत जानकार, बहुत समझदार है, सोच समझकर अपना मत देता है। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और लोकसभा पर जो आपने प्रकाश डाला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके अलावा संदीप माथुर जी, आपने भी जो अपने जो इस राजनीतिक परिदृश्य में जो भी जानकारी दी हमारे दर्शकों को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर से निकलकर दोनों चरणों में 100% मतदान देकर अपनी सहभागिता जरूर करें और आपसे पुनः निवेदन है कि वोट देने आप लोग जरूर जाएं। नमस्कार।